हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के जो है सेमेस्टर फिफ्थ। देखिए, ये सेमेस्टर फिफ्थ का जो है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एम्प सिस्टम यूके एंड यूएसए। हमारा यूके जो था सिलेबस ख़त्म हुआ, अब हमारा जो है यूएसए पे हम आए हैं। यानी ये फिफ्थ सेमेस्टर का है, बीए फाइनल ईयर के बच्चे के जिनके उन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है। आज जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका के विषय में होगा। अमेरिका के संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम अमेरिका के संविधान के विषय में जानेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के रूल रेगुलेशन अपनाए जाते हैं और अपने जो है अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करते हैं, और इसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी की अपनी क्या विशेषता होती है। लेकिन ये सब करेंगे तब करेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, ये जो है सेमेस्टर फिफ्थ है। फाइनल ईयर सेमेस्टर्स जो है फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं अमेरिकन कांग्रेस। यानी अमेरिकन कांग्रेस का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति का, अमेरिकन कांग्रेस का, सुरक्षा न्यायालय का, यहाँ पर तीनों ही जो है उनके पास कुछ न कुछ शक्तियाँ हैं, जिनके वजह से अमेरिका का जो सदन है, अमेरिका जो है शक्तिशाली बनी है। तो इसके में हमने जो डिस्कस पहले किया था वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर किया था। अब जो है हमारा अमेरिकन कांग्रेस, तो अमेरिकन कांग्रेस की बात अगर करें हम, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र की वैधानिक शक्तियाँ कांग्रेस को दी गई है। यानी वैधानिक शक्तियाँ यानी रूल रेगुलेशन बनाने की सारी शक्तियाँ जो है कांग्रेस के पास निहित है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है कि विधि निर्माण संबंधी दी गई सभी शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस में निहित होगी, जिनमें सीनेट तथा प्रतिनिधित्व सदन नाम के दो सदन होंगे। अमेरिकन कांग्रेस द्विसदनीय विधानमंडल है और कांग्रेस के निम्न सदन को प्रतिनिधित्व सदन और ऊपरी सदन को जो है सीनेट कहा जाता है। यानी इसकी अगर देखा जाए तो निम्न सदन को जो है प्रतिनिधि सदन कहते हैं और ऊपरी सदन को जो है सीनेट का नाम दिया गया है। सीनेट प्रतिनिधि सदन के सबसे अधिक शक्तिशाली है, जबकि अन्य देशों में या तो दो सदनों की शक्तियां सामान्य है या फिर निम्न सदन ऊपरी सदन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। आध्यात्मिक शासन प्रणाली होने के कारण कांग्रेस का जो है राष्ट्रपति पर अधिक नियंत्रण नहीं है। यानी कांग्रेस का राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहाँ बात हम करें अमेरिकन कांग्रेस की संरचना, शक्ति और कार्य प्रणाली की, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम व्यू से, कि इसके पावर, कंपोजिशन, फंक्शन अमेरिकन कांग्रेस के जानना जरूरी है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की विधान पालिका को कांग्रेस कहा जाता है। यानी विधान पालिका का मतलब यही होता है जहां रूल रेगुलेशन बनाई जाती है। यह द्विसदनीय विधान पालिका होता है, जैसे हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक ऊपरी सदन होती है, एक निचली सदन होती है। यहाँ पर अगर बात करें हम ऊपरी सदन को तो सीनेट के नाम दिया गया है। सीनेट जो होती है ऊपरी सदन होती है, और निचले सदन के जो प्रतिनिधित्व होते सदन होते हैं वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में यह निर्णय लेने के समय सबसे कम वार्तालाप हुआ कि संघ की विधान पालिका द्विसदनीय होना चाहिए, क्योंकि संविधान बनाने वाले पहले जो थे द्विसदनीय विधान पालिका से परिचित थे। उन्होंने इंग्लैंड में और अमेरिकन बस्तियों में इस प्रकार के प्रावधान देखा था। द्विसदनीय विधान पालिका
अपनाने का यह भी कारण था कि यहाँ पर संविधान बनाने वाले जहाँ ऊपरी सदन के निचले सदन की स्वीकृति रोकने के लिए स्थापित करना चाहते थे, वहाँ उनका यह भी लक्ष्य था कि सीनेट राष्ट्रपति की सलाहकारी परिषद की तरह कार्य करेगी। पहले लक्ष्य में काफ़ी सीमा तक सफलता प्राप्त हुई, परंतु दूसरी लक्ष्य में नहीं। राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सीनेट का जो है परिषद की तरह प्रयोग करना चाहा था, परंतु उनका प्रयोग असफल रहा। अगर बात करें यहाँ द्विस्तरीय विधानमंडल बनाने का सबसे बड़ा कारण छोटे छोटे राज्यों को शांत करना भी था, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है 50 राज्यों में बटे हुए हैं प्रेजेंट समय में। छोटे राज्यों को संतृप्त करने के लिए यह निर्णय किया गया कि उप सदन जो है सीनेट में प्रत्येक राज्य के सामने प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे कोई भी राज्य बड़ा हो या छोटा हो, जनसंख्या थोड़ी हो या अधिक। इस प्रकार यदि कांग्रेस के प्रतिनिधित्व सदन सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है तो सीनेट संघीय इकाई का भी करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाता है। यदि यहाँ पर हम बात करें प्रतिनिधि सदन का यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिनिधि सदन की जो है सदस्यों की संख्या 435 निश्चित की गई है, यानी 435 जो है सुनिश्चित की गई है। ये सदस्य समस्त राष्ट्र द्वारा व्यास मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं, यानी 18 वर्ष के जो आयु रखते हैं उसको व्यास मताधिकार कहते हैं। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष है उसे मत डालने का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो और जिस चुनाव क्षेत्र में यह चुनाव लड़ना चाहता है उसमें मतदाता हो, प्रतिनिधि सदन का चुनाव लड़ सकता है। और प्रतिनिधि सदन के सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्ष से पहले राष्ट्रपति इस सदन को भंग नहीं कर सकता है। इस तरह इस सदन की अवधि 2 वर्ष निश्चित की गई है। सदन के सदस्य अपने में से किसी को भी सदन का अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे स्पीकर कहा जाता है, यानी उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुना जाता है जिसको हम स्पीकर के नाम से जाने जाते हैं। यदि बात हम करें यहाँ पर सीनेट की, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सीनेट जो होती है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जिसके विषय में हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सीनेट कांग्रेस का ऊपरी सदन है और यह राज्य के प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदन भेजने का अधिकार प्राप्त है और आज का संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं और इस तरह सीनेट की सदस्य की संख्या 100 मानी गई है, क्योंकि प्रत्येक राज्य का 2 प्रतिनिधित्व जो होता है सीनेट के सदस्य हो सकते हैं प्रत्येक राज्य से। तो 50 राज्य है तो 100 इसका मतलब सदस्य होंगे। सीनेट के सदस्य अपने राज्य के नागरिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और अमेरिका का कोई भी नागरिक जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो और कम से कम 9 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो और उस राज्य का रहने वाला हो जहां से चुनाव लड़ना चाहता है, सीनेट का चुनाव लड़ सकता है। सीनेट एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात रिटायर हो जाते हैं, यानी 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सीनेट के सदस्य, इसलिए इसको सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, कहते हैं अगर रिटायर होने के वाले सदस्य दोबारा चुनाव लड़ सकता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो वहाँ के उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अगर हम बात यहाँ पर करें कि दोनों सदनों का आपसी संबंध, तो इसमें 2 कोई राय नहीं होगा। कहते हैं अमेरिकन कांग्रेस के दोनों सदनों का कानूनी निर्माण के सामान्य अधिकार प्राप्त है और साधारण बिल किसी भी सदन में पेश हो सकता है और दोनों सदनों से पास होकर ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। धन बिल जो है केवल प्रतिनिधित्व सदन में पेश हो सकता है, परंतु सीनेट उनमें हर प्रकार का संशोधन कर सकती है। शीर्ष के अतिरिक्त सीनेट धन बिल की सभी धाराओं को बदल सकती है और इसी प्रकार रद्द भी कर सकती है। दोनों में यदि किसी बिल पर मतभेद उत्पन्न हो जाए तो एक समझौता समिति यानी कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा उसे दूर करने का प्रयत्न भी किया जाता है। दोनों सदन मिलकर जो है ये संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पास कर सकते हैं और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार सीनेट को ही प्राप्त है, प्रतिनिधि सदन को नहीं। राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है और विदेश से जो भी संधियां करता है उन पर सीनेट का स्वीकृति लेना अत्यंत आवश्यक है। दोनों सदन मिलकर ही जो है न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महाभियोग में आरोपी प्रतिनिधि सदन के द्वारा लगाया जाता है और निर्णय सीनेट के द्वारा ही की जाती है। तभी तो सीनेट जो है यहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली और इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है।
यदि बात करें हम कांग्रेस के कार्य और शक्तियों के ऊपर, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात आ जाता है कि फंक्शन एंड पावर ऑफ कांग्रेस। संविधान के अनुच्छेद का 1 में कहा गया है कि सभी विधायिक शक्तियाँ कांग्रेस को दी गई जाती है और इसलिए कांग्रेस का मुख्य कार्य कानून बनाना होता है। यानी जो है संविधान का अनुच्छेद 1 में सारी बातों का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है और ये कानून बनाने का अधिकार जो है कांग्रेस के पास है। परंतु निषेध और संतुलनों के सिद्धांतों के अनुसार कांग्रेस के अधिकार कार्यकारियों को अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। इस प्रकार अगर कांग्रेस के पास महान शक्तियां हैं परंतु ये सीमित है। सीमित पर कारण है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कांग्रेस के पास महान शक्तियां, यानी संघीय होने के कारण शासन प्रणाली और संविधान के अनुसार इस क्षेत्र में निश्चित किया जाता है जिसमें रहकर ही कार्य कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। अगर हम वैधानिक शक्तियों की बात करें तो कांग्रेस का मुख्य कार्य कानून बनाना है और यह संविधान के द्वारा निश्चित विषयों पर कानून बना सकता है। जैसे कि यहाँ पर विषय बांटा गया, वर्णन किए गए दिए हुए विषय, लुप्त शक्तियाँ, समवर्ती शक्तियाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है कांग्रेस के पास विद्यमान है जिसमें वैधानिक शक्तियों के अंतर्गत आता है। कांग्रेस को दी गई सौंपी गई शक्तियां वे हैं जिनके वर्णन संविधान में कर दिया गया है और ये नीचे लिखे विषय हैं जिन पर वो कानून बना सकती है, जैसे टैक्स लगाना, उधार लेना, सिक्का बनाना, कारखाने और डाक के सड़कों बनाना, राज्य के आपसी व्यापार और विदेशी व्यापार के नियम बंद करना, संघीय न्यायालय स्थापित करना, सेना खड़ी करना या बनाना रखना, युद्ध की घोषणा करना और विदेशी नीति को चलाना। तो ये सारे जो होते हैं कांग्रेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी शक्तियां जो है उसके पास है। यानी यहाँ पर युद्ध घोषणा करने का भी सारा जो है दमनवार जो होती है कांग्रेस के पास होती है। तो ये कांग्रेस काफ़ी स्ट्रांग होती है इस जगह पे। कहते हैं वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त कांग्रेस लुप्त शक्तियाँ का भी प्रयोग करता है जिनका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। इन शक्तियों को जन्म संविधान से पहले अनुच्छेद धारा 8 से हुआ था जिसके अनुसार पीछे वर्णन किए गए सारी शक्तियां का जो है भली प्रकार कानून लागू करने के लिए कांग्रेस अवश्य है और उचित जो है कानून बना सकती है। इसलिए आवश्यक है कि उचित शब्दों में ही कांग्रेस को नई शक्तियां मिले। उदाहरण सेना खड़ी करना, बनाना, वर्णित कर शक्तियां और इनमें से ही सैनिक और जल सेना के लिए अकादमी खोलना लुप्त शक्तियों के रूप में अस्तित्व में आई है। और इस प्रकार ही जो है कर लगाने के वर्णित शक्तियों में बैंक खोलने, व्यापार नियंत्रण करने, सड़क बनाने, स्कूल खोलने की शक्ति निकलती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेस किसी भी शक्ति को जो है किसी भी शक्ति के साथ जो है दुर्व्यवहार करे, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाई गई है। ठीक है, आवश्यक और उचित कर ले सकती है, यानी किसी से भी शक्तियाँ जो है उचित रूप में ली जा सकती है। यदि इस प्रकार होता है तो शीघ्र ही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका एकात्मक राज्य बन जाता है। कौन सी शक्तियां उचित लुप्त शक्ति है इसका निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आता है। संविधान के अनुसार कुछ समवर्ती शक्तियां भी रखी गई है जिन पर कांग्रेस तथा राज्य दोनों का ही अधिकार होता है, परंतु अंतिम निर्णय कांग्रेस के हाथों में होती है। इसलिए कांग्रेस जो है काफ़ी यहाँ पर स्ट्रांग रूप में दिखती है। ये विषय है कांग्रेस को चुनाव, आयकर लगाना, दिवालियापन आदि। यानी कोई भी बिल दोनों सदनों के पास होकर राष्ट्रपति के पास इसकी स्वीकृति के लिए जाती है और राष्ट्रपति एक बार बिल पर अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकती है। यदि कांग्रेस दोनों सदनों 2/3 बहुमत से उसे दोबारा पास कर दे तो राष्ट्रपति की स्वीकृति देनी नहीं पड़ती, यानी यहाँ पर राष्ट्रपति कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर निचला सदन और ऊपरी सदन दोनों की बहुमत 2/3 से प्राप्त हो जाती है तो कांग्रेस जो है उस रूल को राष्ट्रपति के बिना भी लागू कर सकती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। उदाहरण स्वरूप जो है सितंबर 1982 में कांग्रेस के राष्ट्रपति रीगन द्वारा पूरक व्यय विधायक पर किए गए वोटों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसको लागू किया गया था, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आती है। यदि बात यहाँ पर हम करें संवैधानिक कार्य का, तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन कांग्रेस के संविधान में संशोधन करने का एकाधिकार प्राप्त नहीं है, यानी एक डायरेक्टली एकाधिकार प्राप्त के रिगार्डिंग नहीं कर सकता है, परंतु संविधान की संशोधन विधि में इसका महत्वपूर्ण भाग होता है। संविधान में संशोधन का सुझाव केवल कांग्रेस के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत की स्वीकृति से दिया जा सकता है। राज्य इसके पश्चात ही संवैधानिक संशोधन की जो है स्वीकृति देते हैं। कांग्रेस ये निर्णय करती है और संशोधन के लिए राज्य के द्वारा दी जाने वाली स्वीकृति के लिए दोनों विधायों में से कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तत्पश्चात यह है कि सर्वसाधारण सम्मेलन के द्वारा स्वीकृति दी जाए या विधानमंडलों के द्वारा।
तो ये सारे कार्य जो है कांग्रेस के द्वारा की जाती है। अगर यहाँ हम बात करें चुनाव संबंधी कार्य का, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए मतों की गणना कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है। यदि राष्ट्रपति के पद के लिए किसी उम्मीदवार को निर्वाचन मंडल द्वारा डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो कांग्रेस का निम्न सदन सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। प्रतिनिधि सदन में प्रत्येक सदस्य एक वोट नहीं डालता है, बल्कि प्रत्येक राज्य के एक मत डालने का अधिकार प्राप्त है, यानी प्रत्येक राज्य में से एक ही मत डाला जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवारों में से सीनेट उपराष्ट्रपति का चुनाव स्वयं ही करती है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव करते समय सीनेट का प्रत्येक सदस्य एक वोट ही डालते हैं। जहां पर सीनेट की 2 सदस्य होते हैं, वहां उनमें से सिर्फ एक सदस्य को वोट डालने का यहाँ पर अधिकार दिया जाता है। कहते दोनों सदन अपने सदस्य के लिए चुनाव संबंधी योग्यताओं का निश्चित करती है। किसी भी सदन को भ्रष्टाचार या बेईमानी के दोष पर सदन के निकाल भी सकती है। 1936 में सीनेट ने अपने एक सदस्य विलियम्स एस वेलर्स को इस आधार पर सदन में नहीं बैठने दिया था कि उसे चुनाव में बहुत अधिक खर्च किया था। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में है। यदि बात यहाँ पर करें कार्यकाली कार्य का, तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन। कांग्रेस के राष्ट्रपति की कार्यकाल शक्तियों में भागीदारी बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा दी गई नियुक्तियों पर जो है सीनेट की स्वीकृति अवश्य ली जाती है, और इसी प्रकार राष्ट्रपति विदेशी संबंधों के संबंध में केवल बातचीत ही कर सकता है, और संधि तभी लागू हो सकती है यदि सीनेट संधि को 2/3 बहुमत से स्वीकार करे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सेनाओं का जो है मुख्य सेनापति बनाया गया है, परंतु युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस ही कर सकता है। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति को सेनाओं का मुख्य सेनापति बनाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति सिर्फ जो है युद्ध की हालात पैदा कर सकते हैं, जिसमें जो है कांग्रेस को जो है युद्ध की घोषणा करना ही पड़ता है। यानी देखा जाए तो युद्ध की घोषणाएं करने की सारी शक्तियां जो है कांग्रेस के पास है। अगर न्याय शक्ति की बात करें तो कांग्रेस के दोनों सदनों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बड़े अधिकारियों के विरुद्ध देशद्रोह, रिश्वत या भ्रष्टाचार के अपराधों के आधार पर महाभियोग चला सकता है। यानी हटाने की पूरी प्रावधान जो है कांग्रेस के पास है। यानी महाभियोग द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय हो, राष्ट्रपति हो, उच्च न्यायालय हो, न्यायाधीशों को जो है हटाने की प्रावधान है। इसके अनुसार प्रतिनिधि सदन किसी भी व्यक्ति पर जो है बहुसम्मति से दोष लगाकर सीनेट को भेज देता है, और सीनेट इस पर विचार करने के लिए अपने आप को न्यायालय का रूप दे देती है, यानी अपने आप में न्यायालय बन जाती है। यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध यह जो अभियोग चला रहा है, तो सीनेट के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को करना पड़ता है। यानी उपराष्ट्रपति वहां से हट जाता है, और यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही न्यायालय का फैसला करता है। यदि सीनेट की 2/3 बहुमत से आरोप को प्रस्ताव को पास कर दे, तो संविधान अधिकारियों को अपना पद त्यागना पड़ सकता है। यानी जो इस पद पे है उसको पद से जो है निर्वाचित किया जा सकता है। यदि बात यहाँ पर हम करें कि निर्देश का निरीक्षण करने का कार्य, तो कहते हैं कांग्रेस अपनी कई शक्तियों के द्वारा जो है कार्यकाली विभाग पर नियंत्रण रखती है, और नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा साधन धन का नियंत्रण है। कार्यकारी विधान जो है विभाग धन के बिना नहीं चल सकती, और धन की स्वीकृति कांग्रेस को ही देती है। कांग्रेस ही नए विभागों का जो एजेंसी सेवाएं, उनके लिए कार्य तथा नियम स्थापित करना तथा निश्चित भी करना कांग्रेस का कार्य होता है। यह राज्य प्रबंधन संबंधी आम निर्देश जारी भी करती है, और विभागों तथा एजेंसियों से सूचना प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट भी मांग सकती है। परंतु कांग्रेस अपने संगठन के कारण राज्य प्रबंधन पर विस्तार पूर्वक नियंत्रण नहीं रख सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपके लिए था। यदि बात यहाँ पर करें जांच पड़ताल करने की कार्य, तो कहते हैं कांग्रेस के पास जो है ये शक्तियां भी प्राप्त है। संसदीय प्रणाली में तो कार्यकाल के विधानमंडल के सदस्य झटपट सूचना ले सकते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के सारे सदस्य विधान पालिका के सदस्य होते हैं। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत के कारण कार्यकाली कांग्रेस से बाहर है, और संविधान के अनुसार कांग्रेस को कमेटी सूचना प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मचारियों को अपने सामने पेश होने के लिए कह सकती है।
परंतु वास्तव में ये कमेटी सूचना ही प्राप्त नहीं करती है अतुल, राज्य प्रबंधन के समय में जांच पड़ताल भी करती है और राज्य प्रबंधन की कमियां जनता के समक्ष लाती है। इसलिए सदन में जो है सीनेट पूछ यानी जो है पड़ताल करने में अधिक सतर्क है। इसकी पूछ पड़ताल जो है कमेटी के निर्णय का ही प्रभाव हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रूमैन ने जनरल मैकार्थर को नौकरी से हटा दिया और राष्ट्रपति हैरिस के समय जो है पूछ पड़ताल कमेटी ने भी जो है तेल के स्कैंड के जो है नंगा किया था और इस जांच पड़ताल कमेटी जहां बहुत सराहनीय कार्य किया था, वहां कई सीनेटरों ने अपने झगड़े निपटाने के लिए भी इसे प्रस्तुत भी किया था और सरकारी कर्मचारी के असीमित कष्ट भी पहुंचाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है। यदि बात यहाँ पर हम करें वित्तीय कार्य का, फाइनेंशियल फंक्शन का, तो कांग्रेस को भी टैक्स लगाने और खर्च करने की शक्ति प्रदान करने का अधिकार है। बजट राष्ट्रपति के देख रेख में ब्यूरो जो है ऑफ बजट द्वारा तैयार किया जाता है, परंतु बजट के पास करना या न करना कांग्रेस पर निर्भर करती है, यानी सारे कांग्रेस पर ही निर्भर रहता है। कांग्रेस इसे पास करते समय जितने चाहे संशोधन कर सकती है, जितने चाहे बदलाव भी कर सकती है और देखा गया है कि कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के यदि ठीक संबंध नहीं है तो बजट की आकृतियां पूर्णतः नहीं हो जाती है। कांग्रेस इस वित्तीय अधिकार से ही कार्यपालिका के विभागों को अपनी मांगे मनवा लेती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शक्तियों के रूप में है। अगर बात करें डिफेंस प्रतिरक्षा का, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के संबंध में भी कांग्रेस को काफ़ी शक्ति प्राप्त है। सेना पर किए जाने वाले खर्च को स्वीकृति कांग्रेस देती है, यानी सेना पर जितना भी खर्च होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से नहीं होता है, कांग्रेस की स्वीकृति से जो है खर्च किया जाता है। कांग्रेस ही इस बात का फैसला करती है कि कितनी सेना की संख्या आवश्यक होती है और युद्ध के शांति की घोषणा करना कांग्रेस का ही कार्य है, यानी युद्ध और शांति की घोषणा करना कांग्रेस की कार्य है। आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस अनिवार्य सैनिक सेवा यानी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस का प्रस्ताव पास कर सकती है। कांग्रेस की स्वीकृति के बिना कोई भी राज्य शांति के समय सेना नहीं रख सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। यहाँ पर अगली बात अगर हम देखें तो नई राज्य के समिति करना, ये भी कांग्रेस का काम है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट को भी करने का कार्य जो है कांग्रेस के पास ही शक्ति है। कहते हैं कांग्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका संघ में नए राज्यों को सम्मिलित रखने का अधिकार रखती है, यानी किसी भी राज्य को अमेरिका का राज्य बनाया जा सकता है। आरंभ में अगर देखा जाए तो अमेरिकन संघ में जो है 13 राज्य थे, लेकिन आज के समय में जो है 50 राज्य है। तो कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही ये संभव हो पाया है, यानी नए राज्यों की सम्मिलित करने का अधिकार जो है केवल कांग्रेस के पास ही होता है। अगर बात यहाँ करें व्यापार संबंधी कार्य, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फैसिलिटेटर ऑफ कॉमर्स कांग्रेस को व्यापार संबंधी कुछ शक्तियां भी प्राप्त है। कहते हैं कांग्रेस राज्य के जो है पारंपरिक व्यापार और विदेशी व्यापार को नियमित करती है। कांग्रेस माप और तौल के पैमानों को नियमित करने, डाक खाने स्थापित करने, रेलवे और टेलीफोन आदि की व्यवस्था करने, श्रम के नियमित करने के लिए भी कानून बना सकती है। तो ये सब बातों में जो है कांग्रेस का प्राथमिकता होती है। यदि बात करें यहाँ कांग्रेस की प्रतिष्ठा में कमी, तो कहते हैं अमेरिकन संविधान वाले में संघीय सरकार के 3 अंगों में से कांग्रेस को सबसे अधिक शक्तिशाली बनाई गई है, यानी शक्ति सबसे अधिक दी गई है कांग्रेस को, परंतु इसकी प्रतिष्ठा तथा प्रभाव दिन प्रतिदिन जो है घटता जाता है। इसमें अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रपति की तरह प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता, यानी प्रभावशाली अगर देखा जाए शक्ति तो राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के पास होती है। इसका बड़ा कारण यही है कि इसके सदस्य स्वयं को राष्ट्र स्तर पर नहीं लाए हैं, अतुल वह केवल स्वयं को अपने प्रदेशों ही प्रतिनिधित्व समझते रहे हैं। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि वो राष्ट्र के पे नहीं है, सिर्फ अपने राज्यों के प्रतिनिधि के सदस्य के रूप में है। इसलिए कांग्रेस में क्षेत्रीय फूट रही है, जिसने इसे सारे राष्ट्र के प्रतीक नहीं बनाया, जबकि राष्ट्रपति समस्त राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कांग्रेस ने चुनाव संबंधी यह नियम बनाकर कि किसी राज्य से केवल उस राज्य का निवासी चुनाव लड़ सकता है, कांग्रेस को और क्षेत्रीय दोषी का केंद्र बनाया है। सदस्य सारे देश के हित के लिए अपनी जो है वीटो का प्रयोग नहीं करते हैं, अतुल अपने अपने राज्य तथा क्षेत्र के हित के लिए करते हैं। इस प्रकार कांग्रेस कई गुटों में बट गई है। किसी गुट का संबंध व्यापारी से है, तो किसी का श्रमिक से, तो किसी का किसान से। तो ये बहुत बड़ी विडंबना यहाँ पर खड़ी हो गई है।
तो इसी के साथ हमारा ये कांग्रेस का टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे जो है हमारा द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सदन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, जिसमें हम जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के विषय में यूएसए के हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अमेरिकन प्रतिनिधि सदन के कार्य की क्या भूमिका और कैसा उसकी शक्ति और रचनाएं क्या है। तो आगे का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको पता ही है कि एक काम जो आपको करना है, जिसको आपको भूलना नहीं है, वो यही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुंचे और हर बच्चा जो है इसका सही सही ज्ञान दर्शन कर सके और सही एग्जाम में लिख सके। इसके लिए आपको प्रयत्नशील रहना है। देखिए, वीडियो देख के इग्नोर कर देना ये कहीं की समझदारी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, अगर मैं कह रहा हूँ जो आपके गुरु के समान है, जो आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है, अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश किया जा रहा है, तो आपका भी फर्ज है कि इसको आगे से आगे बढ़ाएं और जो है जितना हो सके दूसरे बच्चे तक भी शेयर करें। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना, शेयर करना है। और शेयर करने के लिए कोई आपको लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब से जो है कॉपी लिंक को करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।